हरियाणा विधानसभा के 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस द्वारा जीती हुई बाजी को हारने और सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भाजपा द्वारा हारी हुई बाजी को जीतने की रणनीति का हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही विशेषकर कालका विधानसभा में कांग्रेस की हार के कारणों का भी आज विश्लेषण करेंगे और हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि क्या कारण रहे कि तमाम टीवी चैनलों पर कांग्रेस की जीत की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की जा रही थी, आखिर वो सभी सर्वे क्यों धाराशाही हो गए और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। उसने हैट्रिक लगाते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। इन्हीं सभी विषयों पर हम पूरी तरह से चीर फाड़ कर कांग्रेस की हार के कारणों को टटोलेंगे। समझ लीजिए कि हम इसका पूरी तरह से एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की रणनीति ने और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किसी भी चुनावी रैली में भाग न लेकर अंदर ही अंदर बीजेपी को मजबूत करने का जो काम किया गया, इसका लाभ भी भाजपा को मिला। उधर कैसे अंतर्कलह और अति आत्मविश्वास के कारण कांग्रेस ने जीत की सजी सजाई थाली को बीजेपी को परोस दिया। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी इतनी अधिक थी कि हरियाणा में हर 3 में से 2 लोग सरकार पर टूटी सड़कों, विकास कार्य न करवाने, किसानों पहलवानों पर अत्याचार करने, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने जैसे आरोप लगा रही थी। इसी सत्ता विरोधी लहर को कांग्रेस अपने पक्ष में हवा चलने का गलत आकलन लगा बैठी और कहीं न कहीं मीडिया को भी एंटी इनकम्बेंसी का लाभ कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आने लगा था। लेकिन जब 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आए तो वह मीडिया की सर्वे की भविष्यवाणी से एकदम उलट थे। उधर मीडिया भी सत्ता विरोधी लहर को कांग्रेस के साथ जोड़कर देखती रही, लेकिन वो विशेषकर हरियाणा प्रदेश की 30 से अधिक सीटों पर खड़े हुए कांग्रेस के बागी और अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाली वोटों का आकलन ठीक से नहीं कर पाई। वैसे पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस और आज़ाद प्रत्याशियों सहित अन्य दलों की वोटें भी गिनती की जाए तो वह बीजेपी को मिली वोटों से कहीं ज़्यादा होगी। कालका में आज़ाद प्रत्याशी 31,000 से अधिक वोट ले गया, जो कांग्रेस की हार की मुख्य वजह बना। इसी प्रकार अंबाला में यदि चित्रा सरवारा आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर न खड़ी होती या कांग्रेस ही चित्रा को टिकट दे देती तो पूर्व मंत्री अनिल विज की मुश्किलें बढ़ सकती थी। कुछ ऐसा ही माहौल अधिकतर सीटों पर देखने को मिला और मतदान से पूर्व जनता टूटी सड़कों, जवानों, किसानों, पहलवानों, बेरोजगारी, खराब सफाई और स्ट्रीट लाइट की खराब व्यवस्था को ही मुख्य मुद्दे बता रही थी। लेकिन आखिरकार मतदान के दिन वह सभी मुद्दे कैसे गायब हो गए, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सभी मुद्दों की परवाह किए बगैर बड़ी बारीकी से खुद से बीजेपी ने सर्वे करवाया। पार्टी स्तर पर, सरकारी स्तर पर और प्राइवेट स्तर पर कई सर्वे करवाए गए। भाजपा ने एक ऐसी रणनीति बनाई कि उसने हारी हुई बाजी ही पलट दी। चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा विधानसभा की अधिकतर सीटों पर यह संदेश वायरल होने लगे कि निर्दलीय प्रत्याशी ही बढ़ने वाली कुल वोट के कांग्रेस प्रत्याशी की हार का कारण बनेंगे, और ऐसा हुआ भी। हरियाणा में कांग्रेस के लगभग 30 बागी उम्मीदवार खड़े थे जो कांग्रेस को हराने के लिए काफ़ी थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के टिकट बंटवारे में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की गुटबाजी भी उजागर हुई और प्रदेश की अधिकतर सीटों पर टिकट बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा की ही चली। इसी दौरान एक नेता ने कुमारी शैलजा पर गलत बयानबाजी कर दी, जिसका जवाब देने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देरी कर दी और कुमारी शैलजा ने भी 10 दिन तक चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। इस मुद्दे को भाजपा ने भी हाथों हाथ लिया और उसे कांग्रेस की दलित नेता पर अत्याचार से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो शैलजा को बीजेपी में आने तक का ऑफर दे दिया था। बीजेपी की इस बयानबाजी पर कुमारी शैलजा भी उस समय तो मंद मंद मुस्कुराती रही। वो देरी से चुनाव प्रचार के लिए निकली। इतना ही नहीं, शैलजा ने भी इसका जवाब देने में देरी कर दी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वह मरते दम तक कांग्रेस में ही रहेंगी। बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती। सूत्रों के अनुसार कहीं न कहीं हुड्डा समर्थक
शैलजा समर्थक प्रत्याशियों को और शैलजा समर्थक हुड्डा समर्थक के प्रत्याशियों को अंदर ही अंदर निपटाने में लगे हुए थे, ताकि उनके बिना सरकार बनाना मुश्किल हो और मजबूरी में उसे ही सीएम बनाया जाए। 2019 के चुनावों की तरह कांग्रेस इस बार भी भीतरघात का शिकार हुई और जीती हुई बाजी हार गई। हारने के बाद अब आपस में लड़ते रहो कि कौन सीएम बनेगा। बेशक हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, लेकिन वह लहर किसी एक पार्टी के लिए भी नहीं थी। केवल जाट बेल्ट को छोड़कर सत्ता विरोधी लहर को कांग्रेस अपने पक्ष में करने में पूरी तरह से असफल रही। इसलिए जीटी रोड बेल्ट में सत्ता विरोधी वोटों का बिखराव हो गया। जाट बहुल्य इलाकों को छोड़कर अन्य जगहों पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि इसका कारण यह भी रहा कि भाजपा लोगों के मनों में यह धारणा बिठाने में सफल हो गई कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुड्डा ने केवल एक क्षेत्र विशेष का ही विकास करवाया था और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी हुड्डा शैलजा और सुरजेवाला गुटों में आपसी लड़ाई चलती रही, जिसने हुड्डा शैलजा के बीच की खाई को और बड़ा कर दिया। हालांकि कांग्रेस हाईकमान यह सब देख रहा था। हरियाणा के प्रभारी भी कहीं न कहीं गुटबाजी को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे थे। प्रभारी की टीम के लोग हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर हर नेता को कांग्रेस की टिकट मांगने का सुझाव दे रहे थे। यही कारण रहा कि एक सीट पर कांग्रेस के 1 से लेकर 3 दर्जन तक टिकट के दावेदार पैदा हो गए, जिसने गुटबाजी को बढ़ावा दिया। हालांकि राहुल गांधी ने हुड्डा और शैलजा दोनों नेताओं के हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों नेताओं के हाथ तो मिले, लेकिन मतभेद उसके बाद भी जारी रहा। कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी ने यह भी साफ साफ कह दिया था कि हरियाणा के चुनाव में नेताओं ने पार्टी से ज़्यादा अपने निजी हितों को ध्यान में रखा है। हुड्डा गुट के लोगों ने शैलजा गुट के प्रत्याशियों का साथ नहीं दिया। कांग्रेस की इसी फूट का लाभ उठाते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की और सोशल मीडिया में कई मैसेज वायरल होते रहे कि कांग्रेस प्रत्याशी की हार का कारण आज़ाद प्रत्याशी ही होगा, जिसके बाद जनता से जुड़े हुए मुद्दे कहीं न कहीं दब कर रह गए। बीजेपी अंदर ही अंदर अपना वोट बैंक बढ़ाती रही, जिसमें विशेषकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अहम भूमिका निभाई। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने कोई बड़ी रैली नहीं की, ना ही सीधे जनता से कोई संवाद किया, लेकिन उन्होंने हरियाणा के कई रूठे हुए नेताओं को मनाने और कांग्रेसी नेताओं को भाजपा के साथ जोड़ने का काम किया। इसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। मनोहर लाल ने इस विषय पर अधिकतर जगहों पर मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब तक नहीं दिए और पत्रकारों से बात भी नहीं की। विधानसभा के चुनाव परिणामों में निर्दलीय प्रत्याशियों और कांग्रेस प्रत्याशियों की वोटों को जोड़ें तो निर्दलीय प्रत्याशियों के कारण ही कांग्रेस बहुमत से दूर रह गई। सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा हो गया। जहां एक और सभी सर्वों में कांग्रेस को 50 से 65 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही थी, उनमें से आधी सीटों पर निर्दलीय खेला कर गए। चुनाव पूर्व कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की बात भी चल रही थी, जो सिरे नहीं चढ़ी, वह भी कांग्रेस के विरोध में गई। कुछ यही हाल कालका विधानसभा में भी रहा। पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस बीजेपी के राज में कालका में विकास कार्य न होने, एचएमटी फैक्ट्री के बंद होने के कारण बेरोजगारी बढ़ने, टूटी सड़कों, टूटी गलियों, खराब स्ट्रीट लाइट और खराब सफाई व्यवस्था, रोजगार जैसे मुद्दे उठाती रही। बीजेपी ने भी कांग्रेस के उन्हीं मुद्दों को अपना बना लिया और सरकार बनने के बाद समाधान करने का वादा किया। इसके अलावा शक्ति रानी शर्मा के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतरे। इतना ही नहीं, शक्ति रानी के साथ उनके सांसद पुत्र कार्तिकेय शर्मा, उनके पति एवं पूर्व मंत्री विनोद शर्मा भी प्रचार में दिन रात एक कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के लिए केवल कुमारी शैलजा ने केवल रायपुरानी में एक सभा की और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कालका में एक ही सभा की। कालका में भी आज़ाद प्रत्याशी ने अप्रत्याशित रूप से 31,000 से अधिक वोट लेने में
सफलता प्राप्त की और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को लगभग 50,000 से थोड़ी कम वोटों तक ही समेट दिया, जबकि भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा 61,000 से अधिक वोट लेने में सफल रही। उसने कांग्रेस प्रत्याशी को 11,000 वोटों से हराया। बीजेपी द्वारा किए गए प्रचार के विरोध में कांग्रेस प्रत्याशी भी मुखर होकर सामने नहीं आए और उन्हीं पुराने मुद्दों पर चुनाव प्रचार करते रहे और कहीं न कहीं सत्ता विरोधी लहर के सहारे अपनी नैया पार होने पर भरोसा कर बैठे। इसके अलावा कांग्रेस ने ईवीएम मशीनें बदलने का भी आरोप लगाया है, लेकिन उसका तो जांच के बाद ही खुलासा होगा। इसलिए 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा कहीं न कहीं जीतने के अति आत्मविश्वास के चलते उसकी प्रचार में पकड़ कुछ ढीली हुई और गुटबाजी के चलते कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया है, यह कहना भी गलत नहीं होगा।